हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सलोनी, आपकी मैथ्स टीचर, और आज आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रही हूँ, आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। तो ये चैप्टर पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, एक पूरे सिलेबस का, क्लास 10th का जो आपका सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो बेटा कि आपके क्लास 10th में कितने चैप्टर हैं टोटल। टोटल आपके क्लास 10th में 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर डिस्कस, ठीक है। और क्लास 10th में कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनका जो रिलेशन है वो पिछली क्लासेस से भी बहुत है, 9th क्लास से स्पेशली। जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें तो ये आपका 9th के फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, वो अच्छे से आता होगा, आप ये भी कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, बहुपद, ये भी आपका 9th से लिंक्ड है। इसी तरीके से रेखिक समीकरण, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, एंड यहाँ पे वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सांख्यिकी। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आपके बिल्कुल डायरेक्टली 9th से ही लिंक्ड है, मतलब चैप्टर के नाम भी वही है ऑलमोस्ट, और इसी का ही हम थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, 14 के 14 चैप्टर्स, ये हम एक एक करके सभी डिस्कस करेंगे, और सारे ही बहुत इजी चैप्टर है बेटा। तो अगर आप लोग ध्यान से करेंगे, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको प्रॉपरली नोट करें, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से जितना हो सकेगा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, जो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला आते, ये चैप्टर आपका 9th क्लास से बिल्कुल लिंक्ड है, ठीक है। उसी का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे कि नंबर्स के बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें नंबर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस तरीके का है, उनको क्या बोला जाता है, किस, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो वही हम पहले डिस्कस करेंगे, उसी पे ही हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं, सबसे पहली संख्या की जो बात करते हैं, वो कौन सी संख्या की हम बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या होती क्या है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, मैं आपसे बोलूं आपके पास कुछ पेंसिल है, ठीक है, आप लोगों के पास कुछ पेंसिल है और कोई आपसे बोले बताओ कितनी पेंसिल है, कितनी पेंसिल है, तो आप कैसे काउंट करोगे, उनको कैसे गिनोगे। आप इस तरीके से गिनोगे कि 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, 5 पेंसिल। फिर आप जाके क्या बोलोगे कि हाँ मेरे पास कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है ना। तो ये जो नंबर्स है गिनती में जो हमने यूज करे, कहाँ से शुरू हुए, 1 से स्टार्ट हुए, ठीक है, कहाँ से शुरू हुए, 1 से। तो 1 से शुरू होने वाले नंबर यानी कि गिनती में उपयोग किए जाने वाली संख्याएं, इनको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक, सॉरी, इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं क्या हो गई, प्राकृत संख्याएं। अब इसको किससे दर्शाया जाता है, ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं एन से। एन फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे चलते हैं अगले पे। इसके बाद अब मैं बोलती हूँ जो आपकी प्राकृत संख्याएं थी यानी कि गिनती में उपयोग किए जाने वाले जो संख्याएं थी, उनमें अगर मैं जीरो को और ऐड कर दूं, अगर मैं उनमें जीरो और जोड़ दूं, यानी कि मेरे पास अभी तक हमने गिनतियां सीखी कौन सी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और इसमें मैंने जीरो और ऐड करा, जीरो को और जोड़ दिया। तो जब भी प्राकृत संख्याओं में शून्य यानी कि जीरो को मिलाया जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्याएं क्या कहलाई जाती है। अब इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में अगर आप जीरो को जोड़ दें
तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो मिलके क्या बनाती है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब किससे डिनोट करेंगे इसको डिनोट करेंगे W से, W यानी होल नंबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखो क्या देखा, जीरो की बात कर ली हमने, पॉजिटिव नंबर की बात कर ली। ये जो 1 से लेके आगे तक के सारे नंबर हैं कैसे हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। लेकिन आपने बचपन में नंबर्स तो ऐसे भी पढ़े हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। आपने नंबर ऐसे भी पढ़े, -3, -2, -100। तो ये वाले नंबर किस संख्या में आते हैं, इनको क्या बोला जाता है। तो जब भी आपकी संख्याओं का जो समूह है उसमें क्या हो, जीरो आए। ठीक है, धनात्मक संख्याएं आए यानी कि पॉजिटिव नंबर, साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी हो यानी कि नेगेटिव नंबर भी हो। तो इन सब के समूह को क्या बोलेंगे, इन सब के समूह को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इन सब के समूह को क्या बोला जाता है, पूर्णांक। तो कहने का क्या मतलब हुआ, धनात्मक संख्याएं जितनी भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इन सब के कलेक्शन को, समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं, z से। किससे, z से। तो z इज इक्वल्स टू, हम इस तरीके से अगर नंबर लिखेंगे तो यानी कि वो किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर को। ठीक है, इस तरीके से समझ आया। अब हमने गिनती वाले नंबर भी बात करी, हमने जीरो की भी बात करी, हमने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी देख लिए, लेकिन हमने एक और चीज भी तो पढ़ी है नंबर्स में। हमने एक और तरीके के नंबर भी तो देखे हैं, कैसे, जो आपके फ्रैक्शन जैसे होते हैं, जैसे कि 2/3, 4/9। तो इस टाइप के नंबर किस तरीके के होते हैं, इस टाइप के नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन नंबरों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे शर्त क्या है कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये संख्याएं क्या कहलाई जाएंगी, इनको बोला जाता है परिमेय संख्या। इनको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको किससे दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है Q से। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा, 2/3 हो गया, 4/9 हो गया। ठीक है, -3/8 हो गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है आप लोगों के लिए, कि मैं आपसे बोल रही हूँ, आपसे पूछा मैंने कि मुझे ये बताओ, -8 ये कैसी संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, कुछ बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। तो सही आंसर क्या होगा, तो अब इस नंबर को ध्यान से देखो, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -8/1 लिख सकते हैं, इसको हम -8/1 लिख सकते हैं। यानी कि अब ये किस तरीके का हमें दिख रहा है, P/Q की फॉर्म में हमें दिख रहा है। ठीक है, P/Q की फॉर्म में दिख रहा है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा इंटीजर भी हो यानी कि पूर्णांक भी हो, तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपने नोट भी करा होगा। अब इतने नंबर तो हमने पढ़ लिए, लेकिन हमने ऐसे नंबर भी पढ़े हैं जो P/Q की फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते। मैंने बोला ऐसे नंबर अगर हम बात करें जिनको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो उनको क्या बोला जाएगा, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है √2। √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.4142, इस तरीके से वो चलती जा रही है। ठीक है, खत्म नहीं होती, बचपन में रूट निकालने सीखे। तो इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, इसको तो हम P/Q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जब तक इसका जो दशमलव प्रसार है वो कहीं समाप्त नहीं हो रहा, तो P/Q हम कैसे बना पाएंगे, है ना। तो इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या।
इन नंबर्स को क्या बोला जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इतना हमें समझ आया। अब देखो, अगर आपको दो परिमेय संख्या दी हो, अगर आपको दो परिमेय संख्या दी हो और उनके बीच में बोले कि बताओ कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो जवाब क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, यानी कि अनगिनत। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, इसके बीच में मुझे बताइए परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। तो ये चीज आपने बेटा बचपन में भी सीखी है, यानी कि बचपन यानी कि 9th क्लास में भी, कि इनके बीच में हम परिमेय संख्या किस तरीके से निकालते थे, है ना। तो इसके बीच में अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? 2 + 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन। ऐसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं 2.01, 2.001। तो इस तरीके से आपकी अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अनगिनत। और दूसरी बात क्या है, दूसरा नोट क्या है कि जीरो किस तरीके की संख्या है, क्या वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जब भी हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो क्या होगा? ना तो वो धनात्मक संख्या कहलाया जाएगा, ना ही ऋणात्मक संख्या कहलाया जाता है। ठीक है, हमने अपरिमेय संख्या की भी बात करी। ठीक, अब इसमें देखो, √2 को तो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर मैं बात करूं √4 की, क्या ये अपरिमेय होगी कि परिमेय होगी? अगर मैं बात कर रही हूँ √4 की, तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगी कि परिमेय संख्या होगी? तो इसका जवाब क्या होगा? आधे आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि रूट में है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? हम इस √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? √4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 ही तो होता है। अब ये दो कैसी संख्या है? p/q वाली संख्या, यानी कि परिमेय संख्या हो गई। तो जिनके आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, एक तो वो अपरिमेय होगी, जिनके निकाल सकते हो तो परिमेय बन ही जाएगा। ठीक है, या फिर अलग तरीके से और दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो वो किस तरीके के होंगे संख्याएं? जिनका हम कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल एक और देखिए, अभी तो हमने रूट की बात करी। अगर मेरे पास ये नंबर है 0.101101110, ठीक है, और 11110 एंड सो ऑन, क्या हम इस संख्या को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो अब इसको देखो, ये नंबर ना तो कहीं पे रिपीट हो रहा, आई मीन ना तो कहीं पे एंड हो रहा, ठीक है, और ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। मतलब देखो ध्यान से, ना तो ये नंबर कहीं एंड हो रहा क्योंकि चलती जा रही है संख्या, ना ही कहीं रिपीट हो रहा, जो कि परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी है कि वो शांत हो। ठीक है, ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये कैसी संख्या है? अशांत, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जब ऐसी संख्या होती है तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब अपरिमेय संख्या हमने देख लिया, परिमेय संख्या हमने देख लिया, और उससे पहले के सारे नंबर देख लिए। अब किसकी बात है? अगर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके समूह की बात करें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनके समूह की अगर हम बात करें तो ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके आपका बनाते हैं जो इस चैप्टर का नाम है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह से मिलके क्या बनता है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ आया? चले आगे। अब इसी पे ही एक छोटी सी टेबल टाइप बनाते हैं,
ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं क्या है ये। देखिए, जब आप नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं तो वो हमें पता है गिनती में उपयोग किए जाने वाली संख्याएं होती है। ठीक है, अब अगर हम प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़े तो वो मिलके क्या बनाता है, पूर्ण संख्या, है ना। और पूर्ण संख्या में नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दे तो वो क्या बनाता है, पूर्णांक। और रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या तो होती ही है उसमें, साथ में और क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इन दोनों के समूह से मिलके क्या बनता है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ एक डायग्राम देखते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। क्या है वो, आप उसको जरूर बनाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या है। ठीक है, कौन से संख्याएं थी, गिनती वाले यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्याओं में अगर मैंने बोला था जीरो को जोड़ दें तो वो क्या बनेगा, है ना, यही पढ़ा था। चलिए, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या है प्लस जीरो हो, तो हम इसको लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने पॉजिटिव नंबर की बात करी, हमने नेगेटिव की बात करी। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम किसकी बात करते हैं, ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जिसमें हो और साथ में जीरो भी हो, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक भी हो और साथ में जीरो भी आए, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे पूर्णांक। यानी कि -3 -2 0 -1 3 4, ये हो गए आपके पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद हमने कौन सी संख्याएं देखी थी, ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो वो संख्याएं क्या होंगी, उनको भी लिख लेते हैं। परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है जो हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 -3 0 -4/5। तो ये क्या हो गई, ये सॉरी, ये क्या हो गई आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। अब लेकिन हमने इसके साथ एक और टाइप देखा था, अपरिमेय संख्या, जो इनमें से सबसे अलग तरीके की संख्याएं थी, है ना। तो उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो अब फिर हमने देखा था अपरिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट, जैसे कि √2 पाई। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला, संख्याओं का समूह, कौन सी संख्याओं का समूह, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह, वो क्या होगा पूरा मिलके, वो बनेगा वास्तविक संख्याएं, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिला के क्या बना रहे हो, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इन दोनों के समूह से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखो, ध्यान से बिल्कुल देखें, अगर जितनी भी पूर्ण संख्या है, नहीं, स्टार्ट करते हैं वास्तविक से। वास्तविक संख्याओं में सारी की सारी परिमेय संख्या भी आ रही है, ठीक है, सारी अपरिमेय संख्या भी आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल, मतलब जितनी सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। साथ में ये भी कह सकते हैं सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते। उल्टा मतलब कैसे,
हम ये नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसमें अपरिमेय संख्या भी आती है, राइट। तो यहाँ से ये चीज समझ आई। इसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसमें सब परिमेय संख्या भी आती है और परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते, एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं, धनात्मक भी आ रहे हैं, ऋणात्मक भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो गए। क्यों? क्योंकि पूर्णांक के अंदर आपके p/q वाले नंबर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि 2/3 नहीं आ सकता, वो पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरीके से सभी पूर्ण संख्याएं तो परिमेय संख्या होंगी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, लेकिन उल्टा नहीं पॉसिबल। ठीक है। इसी तरीके से प्राकृत के लिए तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? सभी प्राकृत संख्या क्या क्या होती है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण भी होंगी, ठीक है, पूर्णांक भी होंगी, परिमेय भी होंगी और वास्तविक भी होंगी। ठीक है, और वास्तविक भी होंगी। इसी तरीके से बाकी के भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, नोट्स आप इसके जरूर बनाते जाइएगा बेटा। सेकंड की बात करें, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या कैसी होंगी? वो आपकी पूर्णांक भी होंगी, वो परिमेय भी होंगी, वो वास्तविक भी होगी। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी और वास्तविक होंगी। ठीक है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर वो आपने हाँ बोल दिया, यस बोल दिया, तो वहां पे आप गलत हो जाएंगे, तो उल्टा नहीं होगा, सिर्फ यही रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, ये चीज समझ आई, इसको नोट कर लीजिएगा। उल्टा इसका पॉसिबल नहीं है, ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने नंबर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा। ठीक है, नंबर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब इसी में ही स्पेशल टाइप्स के नंबर भी है। स्पेशल टाइप के नंबर जैसे कि पहला जो नंबर है जो हम बात कर रहे हैं वो है सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर। अब ये इवन नंबर होता क्या है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऐसे नंबर जैसे कि 2 4 6 8, यही होता है। जैसे कि 2 4 6 8, इनको बोलते हैं इवन नंबर। लेकिन ये होता क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, प्रॉपरली विभाजित। प्रॉपरली विभाजित से मतलब क्या है कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो वो बिल्कुल पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, और यहाँ पे जो ये डिवाइड होने के बाद वैल्यू आ रही है, जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक पूर्णांक हो। ठीक है, डेसिमल में नंबर नहीं आए, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है 2 का मल्टीपल हो, या फिर ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसका अंत किन संख्याओं से हो, वो लिख लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनमें जिनका अंत किन से हो, 0 2 4 6 8। अगर आपकी संख्याओं में
अंत वाली जो टर्म है, अंत वाला नंबर है, संख्या है, वो 02468 है, जैसे कि 28। यहाँ पे एंड में क्या है, 8, तो 8 है, यानी कि किस तरीके की संख्या होगी ये, सम संख्या। ठीक है, इसी तरीके से 100, अंत में क्या है, 0, 0 आता है अंत में, तो ये कैसी हो गई, सम संख्या। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं 21, अंत में क्या है, 1, 1 सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अंत में 0248 ऐसे नंबर नहीं है। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी के ही छोटे भाई की बात करते हैं, जो है विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो गई, जो सम संख्या नहीं होती, हम ये कह सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णांत विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि 2 का मल्टीपल नहीं है, हम ये बोलेंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7 अलग एक्सेट्रा। या फिर हम क्या है, जिनका अंत, अंतिम संख्या या आखिरी संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9। अगर एंड में ये है तो वो क्या हो गई आपकी, एक विषम संख्या। जैसे कि 21, यहाँ पे 1 था, तो सम संख्या तो ये नहीं था, लेकिन ये कैसी संख्या हो गई फिर, विषम संख्या। ठीक है, समझ आया। चले आगे, ये तो बेसिक थी बातें। अब इसी में ही बात करें अभाज्य संख्या की। अच्छा, इस चैप्टर में इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज है, वैसे तो सभी का है, सभी टाइप्स के नंबर का है, पर इसको बहुत बार यूज करा गया है। अभाज्य संख्या क्या होती है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ऐसी संख्या है जो, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। कहने का मतलब, अगर मेरे पास 11 नंबर है और मुझे चेक करना है क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसके गुणनखंड चेक करो, एक तो 1 होगा, एक वो खुद नंबर होगा, इसके अलावा कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से 29, एक तो 1 होगा और एक वो खुद, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इसका गुणनखंड हो, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ आया इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब अभाज्य संख्या में हमने बोला ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे उस नंबर के, उस संख्या के, या तो 1 होगा या फिर वो खुद होगा। अब ऐसी संख्याएं भी तो होती होंगी ना जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, है ना, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या है जिसका, जो संख्या स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। ठीक है, जैसे कि 4, 4 में गुणनखंड निकालो 1 आएगा, एक 4 खुद है, और क्या है, 2 से भी तो ये डिवाइड हो सकता है, 2 भी तो इसका फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हुए, तो कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, चलिए जैसे कि और 10 की बात करें, 1 है, 2 है, 5 भी है, साथ में 10 खुद भी है, कितने गुणनखंड हो गए इसके, 4, इसके 3। ठीक है, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं, नोट करते जाइएगा बेटा सब कुछ अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। अब नोट में बात करें, पहला नोट कहता है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, एक को आप कभी भी ना तो अभाज्य कह सकते ना ही भाज्य संख्या कह सकते। ठीक है, हालांकि दोनों संख्याओं में गुणनखंड एक का इंपॉर्टेंस बहुत है। अभाज्य संख्या में भी क्या बोला था, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और एक वो नंबर, तो एक तो उसमें आ रहा है। इसी तरीके से भाज्य में भी एक आता है, लेकिन उसको हम कहीं कंसीडर नहीं करते, वो रहता अकेले है कि ना तो मैं भाज्य में रहूंगा ना मैं अभाज्य में रहूंगा, मैं अलग हूँ।
ठीक है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 1 तो हो ही नहीं सकती, तो क्या होगी, 2 होती है। इसके गुणनखंड देखो तो या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है, समझ आया, चले आगे। अब क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आपको और बताई जाए, चलिए, सम और विषम संख्याओं के बारे में। इनके बारे में कुछ बातें, जैसे कि नोट करते जाइएगा। सम संख्या प्लस सम संख्या क्या होगा, विषम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होगा, और सम प्लस विषम करे तो क्या आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस में ही है। और सम इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं सम संख्या, विषम इंटू विषम संख्या, सम इंटू विषम संख्या। तो ये संख्याएं हैं, इनको, इनके रिलेशन है। जैसे कि अगर हम दो सम संख्या को जोड़े या घटाएं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, तो एग्जाम्पल से समझते चलते हैं इसको। जैसे कि दो सम संख्याओं की बात हो रही है, तो चलो 2 प्लस 4 कर दे, अगर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरीके से 4 प्लस 10 कर दो तो क्या आ रहा है, 14। तो ये कैसी संख्याएं हैं, सम संख्या ही है। तो यानी कि दो सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो भी एक सम संख्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़े या घटाएं तो चलिए 1 प्लस 3 क्या होगा, 4। अब चलो 3 प्लस 5 यानी कि 8, कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या ही मिल रही है। तो दो सम संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो भी सम मिलेगा। दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे या घटाओगे तो हमें तब भी सम संख्या मिलेगा। ठीक है, अगर एक सम संख्या ले और एक विषम संख्या ले तो यानी कि 2 प्लस 3 कर लो, 5 आ रहा है। ठीक है, 4 प्लस 5 कर लो, 9 आ रहा है। तो ये क्या मिल रहा है, हमें एक विषम संख्या मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं कि एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, दो सम संख्याओं को अगर गुना, उनका गुना करें, मल्टीप्लाई करें तो चलिए देखते हैं। 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 10 60, कैसी मिल रही है, सम संख्या मिल रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं सम। दो विषम संख्याओं को गुणा करें, जैसे कि 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 7 35, विषम संख्या ही मिल रहा है। अब अगर एक सम संख्या हो एक विषम संख्या हो, उनका गुणा करें तो क्या आएगा, तो हमने लिया 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 6 30, कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। ये एग्जाम्पल से समझेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आपके माइंड में फिट होंगी चीजें, है ना। जितना आप इनको रटोगे, क्योंकि मैथ्स आप कभी रट नहीं सकते, जितना रटोगे उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हमेशा मैथ्स को समझ समझ के करें, समझ समझ के ही आप अच्छे से आप कर पाएंगे। क्वेश्चंस भी, फॉर्मूलेज भी, इनको रटोगे जितना उतना ही भूलोगे, कंफ्यूज होगे और उतने ही नापसंद करोगे मैथ्स को। ठीक है, तो समझ के करोगे तो मैथ्स अच्छी भी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। चले आगे। अब आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए, परिमेय संख्या 33/2⁵ का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। परिमेय संख्या दी है 33/2 की पावर 2 इंटू 5।
अब इसका दशमलव प्रसार चेक करना है, कितने डेसिमल बाद ये समाप्त होगा। अब देखो इसको करने के तरीके आप जो सबसे पहला समझ आएगा कि पहले नीचे जो इसका ये हर है, डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड करने बैठोगे, फाइनल आंसर आएगा तो चेक करोगे कितने डेसिमल बाद वो आंसर आया। एक दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका कहता है कि आप कोशिश करो जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो 10 की पावर में कुछ बनाओ। क्यों, किसी भी नंबर को 10 की पावर में आप डिवाइड करते हो तो सबसे ज्यादा आसान होता है वो डिवाइड करना, है ना, तो वही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसको 10 की पावर में बनाने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक, तो ऊपर क्या आ जाएगा 33 इंटू 5, नीचे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर आ गया 165 और नीचे 2.5 का स्क्वायर। अब ये 2.5 कहाँ से आया, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि a इंटू b की पावर m। अब ये क्या हो जाएगा 165 अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी कि 165 अपॉन 100, नीचे 2 जीरो है यानी कि जो डेसिमल लगेगा, जो ऊपर नंबर है उसके 2 नंबर पहले डेसिमल लगेगा, यानी कि 2 नंबर पहले, यानी कि 1 2 तो 1.65 ऐसा कुछ आएगा। तो कितने डेसिमल बाद ये खत्म हो रहा है, 2 के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, मैंने तो यहाँ पे समझाने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी आप डायरेक्टली बता सकते थे, क्योंकि नीचे 10 की पावर में, तो जो जितने नीचे जीरो उतने डेसिमल बाद वो समाप्त होगा, है ना, ठीक है, समझ आया। चले आगे, चलिए अगला, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अभी अभी हमने इसमें बात करी थी, बहुत आसान है, कितनी हो सकती है, अनंत, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं बोलूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर सेम होगा, क्या, अनगिनत, अनंत, ठीक है, इसको यहाँ अनगिनत कर देते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, अनगिनत। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, अशांत, अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 3 ही एग्जाम्पल लो, तो इसके बीच में परिमेय संख्या तो हमने बताई थी किस तरीके से, अपरिमेय संख्या भी हम ले सकते हैं कितनी सारी अलग अलग तरीके से, जैसे कि 2.01 001 0001, इस तरीके से। और भी ले सकते हैं जैसे कि 2.10 110 100111100, इस तरीके से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कितने नंबर्स ले सकते हैं, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं, अनंत संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, अनगिनत, ठीक है। चले आगे, अब किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जाता है। कभी भी सम पूर्णांक की बात करें तो वो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैंने बोला था सम संख्या होती है 2 का मल्टीपल, एक तरीके से, है ना, जैसे कि 2 4 6 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, या फिर यहाँ पे पूर्णांक की बात करिए, हम ले ले 0 -2, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 0, 2 इंटू -1, ठीक है। तो अगर ये m जो है आपका पूर्णांक है तो हम इसको 2m लिख सकते हैं कि 2 से ही वो पूर्णांक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इसकी जनरल टर्म हो गई वो क्या हो गई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2m। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। अब विषम संख्या की बात है, यानी कि 1 3 5 7 और इधर -3 अगर हम ले, ठीक है,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2m प्लस 1, 2m प्लस 2, ठीक है, 2m प्लस 3, ठीक। तो अगर हम इस रूप में ही लिखेंगे, यानी कि जनरल, एक सेकेंड, ओके, इसको हम इस तरीके से तो नहीं, बट यस 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। q क्या है, आपका एक पूर्णांक है, अगर q की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2q प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। q की वैल्यू 1 है तो क्या आंसर आ जाएगा 3, q की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या आएगा 5। तो जनरली क्या हो गया ये 2q प्लस 1, ठीक है। तो सम संख्याओं को लिखते हैं 2m से, विषम संख्याओं को शो करेंगे 2q प्लस 1 से। अगला, एक गैर शून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। और भी रिलेशन की बात अगर हम करें, दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम गुणा करें, इसका दो अपरिमेय संख्या है, तो इसको समझेंगे किससे, एग्जाम्पल से समझते हैं। दो अपरिमेय संख्या मैंने ली, एक मैंने लिया √2, एक मैंने लिया √3, क्या आया √6। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या मिली। तो आधे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपरिमेय पे आंसर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन वो आंसर गलत होगा। अब वो आंसर गलत क्यों होगा, एक और एग्जांपल देखो। सॉरी, अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ √2 से, आंसर क्या आ रहा है 2। क्या 2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, वो कभी हमें अपरिमेय संख्या दे रहा है, कभी हमें परिमेय संख्या दे रहा है। तो जब भी हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो हम नहीं बता सकते कि हमेशा क्या होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दो परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणनफल करें तो क्या आएगा, तो वो परिमेय संख्या ही देगा, ठीक है। तो ये इतना आई होप सबको समझ आया होगा, सबने नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा, इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा है, आपके संख्याओं के बारे में हमने जाना, जितनी तरीके की संख्याएं होती हैं सब कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास में हम करने वाले हैं वो है उसके आगे का, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिदम है, वो पढ़ेंगे और उस पर जरूरी जरूरी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। साथ ही में अगर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इशू है, ठीक है, कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा फिलो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप विद इन 60 सेकेंड किसी भी ट्यूटर से कनेक्ट होके तुरंत के तुरंत अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और बाकी आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।